एक आम सा लेन देन सोचिए। किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपना घर किसी जानने वाले के पास एक तरह से गारंटी के तौर पर रखकर कर्ज लेता है। बात सीधी लगती है, लेकिन क्या हो अगर ये लेन देन एक रजिस्टर्ड सेल डीड यानी पक्की रजिस्ट्री में बदल जाए। आप सरकारी दफ्तर जाते हैं, दस्तखत करते हैं और कागज पर घर बिक जाता है। और फिर सालों बाद जब बात घर खाली करने पर आती है तो दूसरी पार्टी कहती है, अरे वो तो सब दिखावा था, असल में तो वो बस एक कर्ज था। ऐसे में उस सरकारी कागज की, उस रजिस्ट्री की क्या कीमत रह जाती है? आज हम इसी कानूनी गुत्थी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही हालिया और महत्वपूर्ण फैसला है, हेमलता बनाम तुकाराम जी। ये केस सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद नहीं है, बल्कि ये हमें भारतीय संपत्ति कानून की नींव को समझने का मौका देता है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इस केस की कहानी जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अदालतें और खासकर सुप्रीम कोर्ट एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को इतनी अहमियत क्यों देती हैं। और हम इस साक्ष्य अधिनियम 1872 और पंजीकरण अधिनियम 1908 के उन सिद्धांतों को भी खंगालेंगे जो इन दस्तावेजों को एक मजबूत कानूनी कवच पहनाते हैं। तो चलिए इस केस के बहाने कानून की इन पर्दों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? जैसा कि मैंने कहा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी स्थिति से होती है, एक कर्ज। बिल्कुल, कहानी की बुनियाद एक कर्ज ही है। एक व्यक्ति जो इस केस में प्रतिवादी था, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने अपना घर अपीलकर्ता के पास गिरवी रखकर कर्ज लिया। ये भारत में बहुत आम बात है, लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब कर्ज चुकाने की बारी आई और वो पैसे नहीं लौटा पाया। अच्छा, तो यहीं पर मामला एक साधारण लेनदेन से आगे बढ़ गया होगा? हाँ, यहीं पर दोनों पार्टियों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने एक पंजीकृत बिक्री विलेख यानी एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनाने का फैसला किया। इस दस्तावेज के तहत वो घर 10,000 रुपए में आधिकारिक तौर पर अपीलकर्ता को बेच दिया गया। मतलब कानूनी तौर पर घर का मालिक बदल चुका था। जी, लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात हुई जिसने इस केस को और भी मजबूत बना दिया। वो क्या थी? उसी दिन एक और दस्तावेज बनाया और रजिस्टर करवाया गया। वो था एक किरायानामा, एक रेंट अग्रीमेंट। अच्छा। इस नए अग्रीमेंट के तहत घर का पुराना मालिक, जिसने अभी अभी घर बेचा था, उसी घर में एक किराएदार के तौर पर रहने लगा। कमाल है। और ये सिर्फ कागजी बात नहीं थी, उसने बाकायदा 14 महीनों तक किराया चुकाया। 1974 में तो उसने लिखित में ये किराया चुकाने की देनदारी मानी भी थी। तो आप देखिए, कानून की नजर में दो एकदम साफ रिश्ते स्थापित हो गए और दोनों ही रजिस्टर्ड दस्तावेजों पर आधारित थे। एक दस्तावेज कहता है कि अ मालिक है और दूसरा कहता है कि ब उसी घर में किराएदार है। मतलब यहाँ किसी भी तरह के शक या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। तो एक तरफ पक्की रजिस्ट्री, दूसरी तरफ रजिस्टर्ड किरायानामा और 14 महीने तक चुकाया गया किराया। मामला तो शीशे की तरह साफ लगना चाहिए था। फिर ये विवाद अदालत तक पहुंचा कैसे? यहीं से कहानी में असली कानूनी दांवपेच शुरू होता है। 1975 में जब नए मालिक ने किराएदार से, जो कि पुराना मालिक था, घर खाली करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की, तो किराएदार ने एक नया पैंतरा चला। 1977 में, यानी बिक्री के लगभग 6 साल बाद, उसने एक मुकदमा दायर कर दिया और दावा किया कि ये बिक्री तो कभी हुई नहीं थी। 6 साल बाद? ये तो बहुत अजीब बात है। उसका तर्क क्या था? उसका तर्क ये था कि सेल डीड और रेंट अग्रीमेंट ये सब कुछ एक दिखावा था, एक शैम ट्रांजैक्शन। असल में उसका इरादा कभी घर बेचने का था ही नहीं। अच्छा। वो तो बस अपने शुरुआती कर्ज को सुरक्षित करने के लिए एक जमानत के तौर पे किया गया था। मतलब ये असल में गिरवी ही था जिसे बिक्री का चोला पहना दिया गया था। अब उसने अदालत से मांग की कि इस सेल डीड और रद्द कर दिया जाए। मतलब एक व्यक्ति जो सारे दस्तावेजों पर दस्तखत कर चुका है, उन्हें रजिस्टर करवा चुका है और किराएदार की भूमिका भी निभा चुका है, अब कह रहा है कि उसके मन में कुछ और था। कानून ऐसी स्थिति को कैसे देखता है? ये एक बहुत ही मौलिक कानूनी सवाल है और यहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी भूमिका आती है। इसका एक सिद्धांत है सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसे लैटिन में ऑनेस प्रोबैंडी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सेक्शन 101 साफ कहता है कि जो व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है उसे ही उसे साबित करना होता है। इस मामले में पुराना मालिक ये दावा कर रहा था कि रजिस्टर्ड दस्तावेज झूठे हैं,
तो ये साबित करने का पूरा बोझ उसी पर था। अच्छा। कानून की शुरुआती धारणा हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज के पक्ष में होती है। आप ये कह सकते हैं कि कानून की नज़र में एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जब तक दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष होता है, और दोषी साबित करने का पैमाना बहुत ऊंचा है। तो फिर अदालतों का सफर कैसा रहा? क्या निचली अदालतों ने इस तर्क को माना? मामला काफी लंबा चला। ट्रायल कोर्ट और उसके बाद पहले अपीलीय कोर्ट दोनों ने सारे सबूतों को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने विक्रेता के आचरण, जैसे 14 महीने तक किराया देना और दस्तावेजों की साफ भाषा को आधार बनाया और फैसला सुनाया कि बिक्री पूरी तरह से असली और वैध है। ठीक है। उन्होंने सेल डीड को बरकरार रखा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कुछ अलग सोचा। हाँ, और यहीं पर केस में सबसे बड़ा मोड़ आया। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उन्होंने निचली अदालतों के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। हाईकोर्ट ने यह माना कि लेन देन की प्रकृति असल में एक गिरवी की ही थी, बिक्री की नहीं। अरे! उन्होंने शायद पार्टियों के शुरुआती रिश्ते, मतलब कर्जदार और साहूकार के रिश्ते को ज्यादा तवज्जो दी। ये तो बड़ा अजीब है। आमतौर पर ऊपरी अदालतें निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों को तब तक नहीं छेड़ती जब तक कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती न हो। हाईकोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो निचली अदालतों को नहीं दिखा? उसी में किराएदार क्यों बनेगा? शायद वो मजबूरी में था। लेकिन इस सोच ने एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया। वो क्या? अगर अदालतें रजिस्टर्ड दस्तावेजों के स्पष्ट शब्दों के बजाय पार्टियों के अनुमानित इरादों पर फैसले देने लगें तो इससे संपत्ति कानून की नींव ही हिल जाएगी। सही बात है। कोई भी रजिस्टर्ड सौदा सुरक्षित नहीं रहेगा। हर कोई सालों बाद आकर कह सकता है कि मेरा इरादा तो कुछ और था। हाँ, कुछ और था। इससे एक भारी अस्थिरता पैदा हो जाती, जो कि पंजीकरण अधिनियम 1908 मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। वो कानून बनाया इसलिए गया था ताकि धोखाधड़ी रुके और सौदों में निश्चितता आए। तो यहाँ पर मामला पूरी तरह उलझ गया। 2 अदालतें एक तरफ, हाईकोर्ट दूसरी तरफ। ये सिर्फ एक घर का सवाल नहीं रह गया था, है ना? इससे तो कोई भी रजिस्टर्ड डील खतरे में पड़ सकती थी। जाहिर है सबकी नजरें आप सुप्रीम कोर्ट पर थी। बिल्कुल। जब कानून के किसी मौलिक सिद्धांत की व्याख्या का सवाल उठता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत फैसला दिया। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालतों के फैसले को बहाल किया। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक वास्तविक बिक्री थी। हाँ, पूरी तरह से। कोई दिखावा या गिरवी नहीं, एक असली बिक्री। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? उनके तर्क का आधार क्या था? मुझे लगता है कि असली सबक वहीं छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच का फैसला भविष्य के सभी ऐसे मामलों के लिए एक गाइड बुक की तरह है। उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को फिर से स्थापित किया। चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रामाणिकता की प्रबल धारणा। कोर्ट ने कहा कि हर रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ एक फॉर्मिडेबल प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस जुड़ी होती है। फॉर्मिडेबल प्रिजम्पशन मतलब एक जबरदस्त धारणा। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कानून पहले ही मानकर चलता है कि ये दस्तावेज 100% असली और वैध है। ये कोई हल्की फुल्की धारणा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल है। नाइस। इसे तोड़ने का भार उस पार्टी पर है जो इसे चुनौती दे रही है, और ये भार बहुत ज्यादा होता है। और ये सिद्धांत किसी कानून पर आधारित है? जी, ये सिद्धांत सीधे सीधे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 से अपनी ताकत लेता है। ये धाराएं कहती हैं कि जब कोई चुक्ति लिखित रूप में हो तो उस दस्तावेज के अलावा कोई और मौखिक सबूत ये साबित करने के लिए नहीं दिया जा सकता कि शर्तें कुछ और थीं। अच्छा, इसे पारोल एविडेंस रूल भी कहते हैं शायद। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने इसी नियम को मजबूती से लागू किया। मतलब अदालत कहती है कि जो लिखा है हम उसी को मानेंगे। आपके मन में क्या था या आपने आपस में क्या बात की थी वो तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप धोखाधड़ी या कुछ और साबित ना कर दें। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, पंजीकरण एक गंभीर कार्य है। रजिस्ट्रेशन इज अ सॉलम एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सरकारी मोहर लगवाने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक गंभीर कार्य है। यह उस दस्तावेज को एक विशेष पवित्रता और कानूनी महत्व प्रदान करता है। जब आप एक सब रजिस्ट्रार, जो एक लोक सेवक है, के सामने पेश होते हैं, अपनी पहचान साबित करते हैं और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, तो कानून ये मानता है कि आप पूरी होशो हवास में और अपने कार्यों के परिणामों को समझकर ऐसा कर रहे हैं। सही। पंजीकरण अधिनियम 1908 का पूरा ढांचा
इसी गंभीरता पर बना है। ये दस्तावेज को एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाता है, जिससे पूरी दुनिया को उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के बारे में पता चलता है। ये बहुत अहम बात है। लोग अक्सर रजिस्ट्रेशन को एक बोझिल औपचारिकता समझते हैं, लेकिन कानून की नज़र में वही पल है जब एक निजी समझौता एक सार्वजनिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी सच बन जाता है। बिल्कुल, और यहीं से तीसरा सिद्धांत निकलता है, ठोस सबूत की जरूरत। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को हल्के में या लापरवाही से दिखावा घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए ठोस दलीलें और विश्वसनीय सबूत, मतलब कोजेंट प्लीडिंग्स एंड कन्विंसिंग एविडेंस की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कानून इस बात की कोई रियायत नहीं देता कि कोई व्यक्ति दबाव में, मजबूरी में या बिना समझे दस्तखत कर सकता है? भारत में आज भी कई लोग हैं जो शायद कानूनी भाषा पूरी तरह नहीं समझते। यह एक बहुत ही जायज सवाल है और कानून इसके प्रति अंधा नहीं है। कानून में धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के आधार पर अनुबंधों को रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन आपको ये बातें साबित करनी होंगी। सिर्फ कह देने से नहीं चलेगा। नहीं, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं समझ नहीं पाया। आपको सबूत देना होगा कि आपके साथ धोखा हुआ, आपको धमकाया गया या आपकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया गया। इस केस में विक्रेता ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया। उल्टे उसका अपना आचरण ही उसके खिलाफ था। बिल्कुल, उसका अपना आचरण, 14 महीने तक किराए देना और उसे लिखित में स्वीकार करना उसके अपने दावे के ही खिलाफ एक मजबूत सबूत था। अदालत ने पूछा, अगर यह सिर्फ एक गिरवी था तो फिर किराया क्यों दिया जा रहा था? किराया तो मालिक और किराएदार के बीच होता है, साहूकार और कर्जदार के बीच नहीं। उसके पास इस सवाल का कोई विश्वसनीय जवाब नहीं था। और चौथा सिद्धांत, जहां तक मैं समझता हूं, वो खुद दस्तावेज की भाषा से जुड़ा था। हाँ, चौथा सिद्धांत था दस्तावेज के शब्दों की स्पष्टता। कोर्ट ने सेल डीड को पढ़ा और पाया कि उसकी भाषा और शर्तें स्पष्ट, सुस्पष्ट और किसी भी अस्पष्टता से रहित थीं। उसमें साफ लिखा था कि यह एक बिक्री है, बिक्री की कीमत लिखी थी और ये भी लिखा था कि संपत्ति का पूरा मालिकाना हक और कब्जा खरीदार को हस्तांतरित किया जा रहा है। जब दस्तावेज की भाषा इतनी साफ हो तो अदालतें अपना काम दस्तावेज की व्याख्या करना समझती हैं, उसे फिर से लिखना नहीं। सही। अदालतें ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि शायद पार्टियों का मतलब कुछ और होगा। जो लिखा है और जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं वही उनका इरादा माना जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? अगर कोई आज प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहा है तो इस फैसले से उन्हें क्या मुख्य बातें सीखनी चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है। इस फैसले से हर आम इंसान के लिए कुछ बहुत ही ठोस सबक निकलते हैं। पहला, अपने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। हर एक शब्द, ये सुनिश्चित करें कि जो आप सोच रहे हैं वही कागज पर लिखा हो। कोई भी अस्पष्टता बाद में आपके खिलाफ जा सकती है। बिल्कुल, अगर बिक्री है तो बिक्री लिखा हो, अगर गिरवी है तो गिरवी। जी। दूसरा, मौखिक वादों पर भरोसा ना करें। जैसा हमने कहा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के तहत अगर सौदा लिखित में है तो मौखिक बातों की कोई कानूनी कीमत नहीं रह जाती। सब कुछ कागज पर लाना जरूरी है। हाँ। तीसरा, पंजीकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से लें। सब रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि उस हस्ताक्षर के बाद आप अपनी बात से आसानी से मुकर नहीं सकते। कानून आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति मानता है। एकदम। और चौथा, अपने आचरण पर ध्यान दें। आपके कार्य जैसे किराया देना या संपत्ति पर कब्जा छोड़ देना आपके इरादे का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं। आपका आचरण आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है वो ये है कि भारतीय कानून में रजिस्टर्ड दस्तावेज पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमलता बनाम तुकाराम के जरिए इस लकीर को और भी गहरा कर दिया है। उन्हें झूठा साबित करने के लिए सिर्फ एक कहानी बदलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सबूतों का पहाड़ खड़ा करना होगा, जो लगभग नामुमकिन होता है अगर आपने प्रक्रिया का पालन किया है। और इसका असर सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है। ये फैसला प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता और भरोसे को मजबूत करता है, या सुनिश्चित करता है कि लोग जब अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वे उस रजिस्टर्ड दस्तावेज पर भरोसा कर सकें। अगर ये भरोसा न हो तो पूरी अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल, यह फैसला उस नींव को मजबूती देता है
और यह संदेश देता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ये फैसला जहां एक और लिखित और पंजीकृत समझौतों की अहमियत को बचाता है, वहीं हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। उन स्थितियों के बारे में क्या जहां सच में एक पक्ष कमजोर होता है और दूसरा पक्ष उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। कानून, दस्तावेजों में निश्चितता की जरूरत और एक कमजोर इंसान को शोषण से बचाने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी।